हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के इस न्यूज़ टुडे के नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि 16 अगस्त के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो क्या रही हैं और किस तरीके से हम अपने एग्जाम के लिए उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को मनाया है और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कल जो उनका भाषण हुआ था उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आज लगभग खबरें उन्हीं घोषणाओं पर आधारित हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण खबरें आज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, उसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जीएसटी को लेकर के जो अगली पीढ़ी में सुधार होने चाहिए उन पर उन्होंने बात की है। साथ ही डीप ओशन मिशन को लेकर के भारत की एक नई उपलब्धि आई है, उस पर हम बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को घोषित किया है। ये क्या मिशन है, किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसमें सुधार हुआ है। तो वो सुधार कैसे हुआ है, ये रेटिंग क्या होती है, कौन इसको जारी करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम अन्य सुर्खियों की बात करें तो नगर निगम या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चर्चा में है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ टिप्पणी की है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये चर्चा में रहा है। सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने की, उसको हम जानेंगे। अभी अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो मिले हैं, तो इस पर हम जानेंगे। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच में नौसैन्य अभ्यास हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और मक्का को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही सुर्खियों में रहा स्थल हमारा है टोंगो। तो टोंगो क्यों, कहाँ पर अवस्थित है, क्यों ये सुर्खियों में रहा, क्या इसकी भौगोलिक विशेषता है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारी आज की जो पहली खबर है उस पर हम बात करते हैं। तो आज की हमारी पहली खबर है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अब जो ये योजना है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आएगी और जो इसके लक्ष्य हैं वो लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2 वर्षों के अंदर लगभग 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा और इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का यहां पर सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा, है ना। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत में रोजगार समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे अगर एग्जाम के हिसाब से हम देखें तो हमारा GS3 का जो पहला टॉपिक है उसमें रोजगार से संबंधित विषय, है ना, रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर बात की जाती है। तो ये हमारे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस योजना के बारे में विस्तार से, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस योजना के 2 भाग हैं। पहला भाग है वो जो रोजगार जिनको मिलेगा, जो एम्प्लॉय बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, उनके बारे में है। तो वो है कि पहली बार जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी और जो EPFO के साथ पंजीकृत होंगे, है ना। EPFO क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, है ना। ये भारत सरकार का एक संगठन है जो कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो EPFO में जो रजिस्टर होगा और पहली बार जिनको नौकरी मिलेगी, ये नौकरी निजी क्षेत्र में मिलेगी ना। ये जो निजी क्षेत्र में जिनको नौकरी मिलेगी उनके लिए ये लागू होगी। उसमें क्या होगा कि जो उनका 1 महीने का EPF वेतन है ना, जो उनका वेतन है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें लगभग 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जाएगी। अब ये 15,000 की प्रोत्साहन राशि उन्हें कैसे मिलेगी? ये उन्हें 2 किस्तों में मिलेगी। तो पहली किस्त उन्हें मिलेगी जब वो 6 महीने की नौकरी कर लेंगे, तब उन्हें पहली किस्त मिलेगी। और जब वो दूसरी 6 महीने की नौकरी, मतलब टोटल 12 महीने की नौकरी कर लेंगे, तो उन्हें दूसरी किस्त उसकी मिल जाएगी। वो मिलेगी कैसे? उसके साथ साथ इन्हें कर्मचारी द्वारा जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है ना, कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के एक कार्यक्रम भी इसके साथ में इंटीग्रेट किया गया है कि जब उसका कोर्स वो पूरा कर लेंगे तब उन्हें ये दोनों किस्त उन्हें मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें जो पात्र कर्मचारी होंगे वो कौन से होंगे? ऐसे कर्मचारी जिनकी जो प्रति माह वेतन है वो 1 लाख रुपए तक है ना। 1 लाख रुपए तक जिनका वेतन रहेगा वो इसके अंतर्गत लाभार्थी रहेंगे, वो पात्र कर्मचारी रहेंगे। इसमें बचत को प्रोत्साहन देने के लिए जो यहाँ पर राशि दी जाएगी 15,000 रुपए, ये उनके बचत खाते में दी जाएगी और ये बचत खाते में इन्हें एक निश्चित समय तक इन्हें इसे रखना होगा, इसे ये विड्रॉ नहीं कर सकते, जिससे कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता है, उसके अंतर्गत बचत को प्रोत्साहन देने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि जो नए नए कर्मचारी बनते हैं, जब पहली बार पैसा कमाया जाता है तो उसको खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। बचत को लेकर के अब उतनी ज्यादा
सोच नहीं रखते हैं आज के जो युवा हैं, तो बचत को प्रोत्साहन देने के लिए ये भी इंसेंटिव यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो भुगतान किया जाएगा, भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम द्वारा किया जाएगा। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम क्या है? इसमें जो आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के तहत इसे प्रदान किया जाएगा। तो ये तो हो गया इस योजना का भाग ए, यानी कि जो कर्मचारी है जिसको ये लाभ मिलेगा उसके बारे में है। अब दूसरा जो इसका भाग है वो नियोक्ता के बारे में है कि जो रोजगार प्रदान करेगा, रोजगार का जो सृजन करेगा नियोक्ता, उसके बारे में है कि नियोक्ताओं के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या यहाँ पर योजना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नियोक्ता है वो 1 लाख रुपए से कम तक जो वेतन वाले जो रोजगार होंगे और कम से कम 6 महीने तक जारी रहने वाला रोजगार जो होगा उसके संदर्भ में ये 2 शर्तें यहाँ पर रहेंगी। पहली शर्त है कि 1 लाख रुपए तक का वेतन वाला रोजगार होना चाहिए और दूसरी शर्त है कि कम से कम 6 महीने तक जारी रहने वाला जो रोजगार है उस प्रत्येक नियोजन पर, यानी कि हर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ पर, उसको 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन उन्हें दिया जाएगा। 3,000 रुपए तक का मतलब कि अप टू 3,000। अब वो डिपेंड करता है कि कितने राशि की वो एम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है। अब इसमें साथ में एक जो अच्छी बात यह है कि ये 2 साल तक दिया जाएगा, ये सभी के लिए रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के नियोक्ता हो, किसी भी क्षेत्र के एम्प्लॉयर हो। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर नियोक्ता है तो ये प्रोत्साहन उसे तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा, यानी कि उन्हें अतिरिक्त 2 साल तक ये प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र कभी भी कमजोर है। सर्विस सेक्टर में हम काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में हम अभी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। और अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, लेकिन भारत अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया है। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन, अतिरिक्त प्रोत्साहन विनिर्माण क्षेत्र को यहाँ पर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर जो प्रोत्साहन तंत्र है वो कैसे रहेगा कि जो प्रोत्साहन राशि है वो सीधा जो नियोक्ता है उनका जो पैन लिंक्ड खाता है ना, जो पैन से जुड़ा हुआ उनका खाता है, उसमें उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये 2 भाग इस योजना के रहेंगे जो हमारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है उसके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस योजना का क्या महत्व है, क्या लाभ होगा इससे, तो सबसे पहले तो इससे रोजगार सृजन होगा, है ना, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत को अभी भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। तो उससे उस क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। ओवरऑल आर्थिक विकास और समृद्धि होगी। आर्थिक विकास होगा क्योंकि नए रोजगार सृजित होंगे और नए युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये जो संपत्ति का बंटवारा है वो भी होगा। उनको जब वेतन मिलेगा तो इससे समृद्धि भी होगी। साथ ही कार्यबल का औपचारीकरण होगा। हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो नियोक्ता के लिए या फिर जो कर्मचारी है उसके लिए ये प्रावधान कब किए गए हैं, जब वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। साथ ही जो नियोक्ता है, नियोक्ता भी उसका पैन लिंक्ड खाता हो, वो सरकार को ये जानकारी देगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वर्क फोर्स है उसका औपचारीकरण होगा। और वर्क फोर्स का जब औपचारीकरण होगा तो उससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी उन्हें बढ़ावा मिलेगा। जैसे इसके साथ में उन्हें जो बीमा संबंधित सुविधाएं हैं वो इन्हें मिलेंगी। साथ ही एक निश्चित वेतन, कम से कम इतना वेतन उन्हें मिलना चाहिए, वो उन्हें मिलेगा। और भी अलग अलग तरह की जो सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो भी इससे मिलेगा, ठीक है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉई है जिसे 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी, वो तभी प्रदान की जाएगी जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को पूरा कर लेगा, है ना, वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम को पूरा कर लेगा। अगर वो युवा वित्तीय साक्षर होगा तो वो अपने परिवार को वित्तीय साक्षर करेगा। तो एक तरीके से जो हम देख रहे हैं कि अब वित्तीय क्षेत्र में जो एक धोखाधड़ी है, साइबर फ्रॉड है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको भी यहाँ पर कम किया जा सकेगा। साथ ही अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको आगे यूज करना है, कैसे उसकी बचत करनी है, ये भी वित्तीय साक्षरता के तहत उसे जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही जो अलग अलग वित्तीय सेवाएं हैं, चाहे वो ऋण के संदर्भ में हो, चाहे उसे बीमा के संदर्भ में हो, या और भी वित्तीय सेवाएं हैं, उसके बारे में भी जानकारी उस कर्मचारी को मिलेगी, जिससे कि वो ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये हमारी आज की जो पहली न्यूज है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी पर या रोजगार से संबंधित अभी तक यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 2013 में प्रचंड बेरोजगारी को लेकर के यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसके कुछ 4 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ करके और अपना आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा। साथ ही मेंस में भी रोजगार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 2015 में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कहा गया था
नौकरीहीन समृद्धि यानी कि जॉबलेसलेस ग्रोथ, है ना, जॉबलेस ग्रोथ की बात की गई थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंडिया की हो रही है, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है, तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब अगर हम अपनी दूसरी न्यूज की बात करें, तो जो दूसरी न्यूज है वो जीएसटी में सुधारों के संदर्भ में है ना। जीएसटी भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, एक तरह का ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसको भी लगातार सुधार करने की बात की जाती रही है। कुछ दिन पहले सरकार के एक वित्तीय संस्थान द्वारा रिपोर्ट भी पेश की गई थी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होने के बावजूद भी वो एक तरह का एक मध्यम प्रगतिशील कर है, क्योंकि इसमें लगातार आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाते रहते हैं, और जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनकी जो दर है वो कम से कम रखी जाती है। तो उसी के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को लेकर के भी घोषणा की है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर संरचनात्मक सुधारों की यहाँ पर बात की गई है कि जो जीएसटी की दर है उसको और स्लैब्स को कम किया जाएगा, जिससे कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। संरचनात्मक सुधार है, पहला जीएसटी दर है उसको सही किया जाएगा, कम किया जाएगा। साथ ही जो स्लैब्स हैं, अभी हम देखते हैं कि 3-4 स्लैब है ना, 5%, 12%, 18% और फिर कुछ चीजों पर 28% या 40% का की स्लैब है। तो उसको कम करके 2 स्लैब ही लाई जाए, जिससे कि लोगों की जो जीएसटी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। और ये जो सुधार है इन पर विचार करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा गठित जो मंत्रियों का समूह है उसको इससे भेजा गया है, क्योंकि जीएसटी को लेकर के जो सारे निर्णय हैं वो जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जीएसटी से संबंधित ये न्यूज है। ये हमारा GS2 जो है, GS2 में सेम भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित ये हमारा न्यूज हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या सुधार किए जाएंगे, तो सबसे पहले संरचनात्मक स्तर पर क्या सुधार किए जाएंगे। संरचनात्मक स्तर पर इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली में सुधार यहां पर किया जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली क्या होती है? जो जीएसटी को लेकर के या किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए या सेवा के उत्पादन के लिए जो इनपुट टैक्स होता है और एक आउटपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स क्या होता है ना? इनपुट टैक्स होता है जो कच्चे माल पर लगाया जाता है ना, जो कच्चे माल पर की जो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो चीजें आवश्यक होती है उन पर जो कर लगाया जाता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। और आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो तैयार माल है, जो तैयार माल है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब अगर ये इनपुट टैक्स अगर मान लीजिए कच्चे माल पर जो टैक्स है वो ज्यादा है, मान लीजिए 20% है, और जो तैयार माल है उस पर जो जो टैक्स है वो 10% ही है, तो जो भी उत्पादन करता है उसको यहाँ पर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ वो कम टैक्स उसे मिल पा रहा है, क्योंकि जो टैक्स है टैक्स को जो अंतिम रूप जो उपभोक्ता से ग्रहण तो वही करेगा, फिर बाद में वो सरकार को जमा करेगा। तो यहाँ पर वो 20% का भुगतान कर रहा है, लेकिन 10% उसे मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो करों की दर में जो सामंजस्य है उसकी वजह से उसके ऊपर कर का ज्यादा बोझ पड़ता है, जिससे कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता है अपने वस्तुओं के उत्पादन में। तो उसको लेकर के यहाँ कहा गया कि इनपुट आउटपुट जो कर दरें हैं उसका जो सामंजस्य है कि इनपुट जो दरें हैं वो उन्हें कम किया जाए और जो आउटपुट दरें हैं उसको उससे कम हो इनपुट दरें, ये करने की यहां पर बात की गई है। साथ ही यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जमा होते रहने की समस्या को दूर करना है ना, क्योंकि इनपुट टैक्स है यहां पर तो जो उत्पादन करता है वो इनपुट टैक्स दे रहा है, लेकिन आउटपुट टैक्स जो है वो कम है, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लगातार बढ़ रहा होता है। इसकी वजह से उसको अपने व्यवसाय में नुकसान भी होता है और उसे व्यवसाय में कठिनाई भी होती है। तो उस समस्या को यहाँ पर दूर किया जाएगा, जिससे कि अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, है ना। मूल्य संवर्धन किसी भी कच्चे माल को का उपयोग करके जब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे अगर गेहूं से बात करें तो गेहूं से आटा बनाना, गेहूं से दलिया बनाना या गेहूं से और अन्य उत्पाद बनाना, ये उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ कहा गया कि इन्वर्टेड ड्यूटी कराधान प्रणाली, इसके बारे में बताया गया, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कच्चा माल है उस पर जो टैक्स लगता है ना, वो अगर अधिक है और जब कच्चे माल से तैयार उत्पाद जो फिनिश्ड गुड है वो कम कर है, तो उसको कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली। यानी कि जो ड्यूटी प्रणाली है, जो कर व्यवस्था है वो उल्टी है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर बात की गई है कि जब, और ये अक्सर तब होता है जब जो कच्चे माल पर लगाया गया कर जो है और अंतिम उत्पाद जो है, अगर कच्चे माल पर तो कर लगाया जाता है लेकिन अंतिम उत्पाद अगर कर मुक्त है
तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली है वो यहाँ पर लागू हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो तैयार माल है, टायर है, अगर टायर को आयात किया जाता है तो उस पर 10% शुल्क लगता है, लेकिन अगर टायर के लिए जो कच्चा माल है, प्राकृतिक रबड़, अगर उसको आयात किया जाता है तो वो यहाँ पर 20% है। जो कच्चा माल है उस पर ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, आयात कर ज्यादा है, जबकि जो तैयार माल है उस पर कर जो है वो कम है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली हो जाएगी। इस तरह की जो ये दरों की जो असामंजस्य बना हुआ है, इसको दूर करने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, ताकि जो यहाँ पर कर व्यवस्था है, जो संरचनात्मक सुधार है जीएसटी में, उसे किया जा सके। साथ ही यहाँ पर वर्गीकरण मुद्दों का समाधान करने की भी बात उन्होंने कही है कि जीएसटी जो दरें हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। अभी जो जीएसटी दरें हैं वो 5%, 12%, 18%, 28% और 40% है, उसको यहाँ व्यवस्थित करने की बात की गई है। जो विवाद है जीएसटी के संदर्भ में, जीएसटी को फाइल करने के संदर्भ में, आप अक्सर सुनते होंगे कि जो व्यवसायी हैं वो जीएसटी का भुगतान करने के संदर्भ में कई तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको यहाँ पर कम किया जाए। साथ ही जो नियम है उनका अनुपालन को सरल बनाना और समानता सुनिश्चित करना, कि जो नियम बनाए गए हैं कि जीएसटी फाइलिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि जब जीएसटी नया नया आया था तब काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो लगातार इसमें सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जीएसटी फाइल करने के संदर्भ में, तो उनको भी यहाँ पर दूर करने की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही स्थिरता और अपेक्षा के अनुरूप जो है इसको जीएसटी को बनाया जाए, जिससे कि जो भारत में विनिर्माण क्षेत्रक है या जो भारत से विदेशी निवेश है उसको आकर्षित किया जा सके, कि जीएसटी प्रणाली पर उद्योग जगत के विश्वास को मजबूत करना और जो नीतिगत उपाय है उनको बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करना, कि जो जीएसटी है, जीएसटी को लेकर के आगे सरकार का क्या रुख है वो भी यहाँ पर स्पष्ट करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे कि जीएसटी की जो दर है उनको कम करना और जो स्लैब्स है उनको कम करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आम आदमी के उपभोग की जो वस्तुएं हैं, जिन पर अभी मान लीजिए जैसे कुछ वस्तुएं हैं, जैसे पास्ता है या फिर कुछ एस्पिरेशनल गुड्स हैं, जैसे एसी है ना, एस्पिरेशनल गुड्स में आएगा वो। तो इस तरह की चीजों पर जो अभी जीएसटी लग रहा है उसकी दरों को कम किया जाए। ठीक है, वो जो अगर 12% लग रहा है या 18% लग रहा है तो उसे कम करके 12% या 5% किया जाए, तो ये बात की गई है। साथ ही जो जीएसटी स्लैब्स की संख्या है उसको भी कम किया जाए। इसको मूल रूप से 2 स्लैब्स में बांटने की यहाँ पर बात की गई है, कि 2 स्लैब्स हो, एक स्टैंडर्ड और एक मेरिट, कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर स्टैंडर्ड यानी कि 5% के आसपास टैरिफ लगे, मतलब 5% के आसपास कर लगे, और जो मेरिट गुड्स हैं, हाँ, जो बड़ी मेरिट में जो उतनी आवश्यक नहीं है उन पर लगभग 12% के आसपास टैक्स लगे। तो इस तरीके से 2 टैक्स स्लैब बनाने की बात भी प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर कहा गया कि जो विशेष दरें हैं वो केवल चुनिंदा वस्तुओं पर लगे, है ना, सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं पर लगे, जैसे ऐसी वस्तुएं जिनको सरकार उनको हतोत्साहित करना चाहती है, जैसे सिगरेट है ना, सिगरेट है, पान मसाला है, गुटखा वगैरह है, जिनको सरकार उनको हतोत्साहित करना चाहती है, उनको उपभोग को कम करना चाहती है, उन पर जो है विशेष दरें लगाई जा सकती हैं। वो 40% भी हो सकती है, 28% भी हो सकती है, वो सरकार पर निर्भर करता है। साथ ही यहाँ पर प्रतिपूर्ति उपकर की भी बात की गई है ना, कि जो प्रतिपूर्ति उपकर है, कंपनसेशन सेस है, उसकी समाप्ति से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए, ताकि लंबे समय तक जीएसटी की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। कि जो भी कंपनसेशन सेस है, कि जीएसटी से जितने लोगों को जो जीएसटी अगर किसी दुकानदार ने या किसी व्यवसायी ने ज्यादा भरा है और उसको जीएसटी उसने लिया कम है, तो इस तरह का जो कंपनसेशन सेस है, कि उसका जो अंतर है कि उसने जीएसटी ज्यादा फाइल किया है और उसको जीएसटी मिला कम है, उसे उस तरह के कंपनसेशन सेस को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके, और ताकि जीएसटी के अनुपालन को प्रोत्साहन मिले और जीएसटी लंबे समय तक सफलतापूर्वक उसे लागू किया जा सके। ये भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब और अगर प्रस्तावों की बात करें हम, कि क्या प्रस्ताव है, कि जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए, जो आम लोगों की या आम व्यवसाय की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, कि तकनीकी आधारित बिना बाधा के पंजीकरण, की जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी भी मुश्किल बना हुआ है, तो उसे अब ऑनलाइन करके और उसे आसान बनाया जाए कि कोई भी व्यवसायी आसानी से अपना जीएसटी पंजीकरण करा सके। साथ ही जो पहले से भरे हुए रिटर्न हैं, चाहे वो उसका मैनुअल आवेदन यानी कि
जो पेपर पे आवेदन किया जाता है उसको कम करना, और जो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न भरा जाता है उसको प्रोत्साहन करना, और आवेदन को कम करना और विसंगतियों को समाप्त करना, कि इससे, क्योंकि मैनुअल जब भरते हैं तो उससे विसंगतियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसे ऑनलाइन फाइल किया जाएगा तो विसंगतियां कम होगी। तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि जीएसटी की भी ऑनलाइन फाइलिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही निर्यातकों के लिए तेजी से व स्वचालित रिफंड प्रोसेसिंग, कि जो निर्यात करते हैं, जो निर्यातक हैं, जो दूसरे देशों में हमारे यहाँ पर जो उत्पादित माल है उसका निर्यात करते हैं, तो वो जो जीएसटी फाइल कर रहे हैं, हाँ, तो जीएसटी जो इनपुट और आउटपुट की जो हमने बात की थी शुरुआत में, तो वहां पर जो उन्होंने जीएसटी फाइल किया है उसका जो उन्हें रिटर्न मिलना है, वो उसका जो रिफंड मिलना है उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस उसे किया जाए, जल्दी से जल्दी उन्हें वो रिफंड प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपने व्यवसाय में और अधिक निवेश कर पाए और निर्यात को और बेहतर प्रोत्साहन यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावित सुधार थे उनकी हमने बात कर ली कि किस तरीके से संरचनात्मक सुधार की बात की गई है, टैक्स स्लैब्स को कम करने की बात की गई है, साथ ही जो इन्वर्टेड ड्यूटी प्रणाली है उसको सुधार करने की बात की गई है, और जो कुछ ये परेशानियां हैं इनको दूर करने की बात की गई है। अब हम जानते हैं कि जो जीएसटी है क्या, उसके बारे में मोटा मोटी हम कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, 2017 में 101वें संविधान संशोधन के बाद इसे लागू किया गया था। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो एक राष्ट्र एक कर की ये बात करता है कि पूरे देश के अंतर्गत जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक प्रकार का ही कर लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, उन सबको एक साथ समाहित करके जीएसटी को ही अब लगाया जाता है। तो ये एक राष्ट्र एक कर को प्रोत्साहित करता है। साथ ही इसमें द्विस्तरीय संरचना यहाँ पर दी गई है कि केंद्रीय स्तर पर सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और राज्य स्तर पर एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी ये लगाया जाता है। साथ ही अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई वस्तु या सेवा दी जा रही है तो उसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी भी यहाँ पर लगाया जाता है, और जो उस वस्तु या सेवा का अंतिम गंतव्य राज्य होता है उसे वो प्रदान कर दिया जाता है, जो भी उससे आईजीएसटी जो मिलता है, तो जो गंतव्य राज्य है उसे आईजीएसटी दे दिया जाता है। अगर इसके गवर्नेंस की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें हमारे भारत के वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री और अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी हो गया। जीएसटी पर प्रश्न आया हुआ है 2017 में, जब जीएसटी लागू ही हुआ था, तो ये जीएसटी पर प्रश्न है कि इसके क्रियान्वित किए जाने से सर्वाधिक लाभ कहां पर होगा। तो लाभ के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही है वो बताइए कमेंट में आप। ठीक है, इसी तरीके से 2018 में भी जीएसटी पर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कुछ मदें दी गई हैं, है ना, कुछ यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं, छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। तो जब भी अभी जैसे आपने अगर 5-6 महीने पहले जो एक न्यूज़ थी कि सरकार ने अलग अलग नई मदों को या नई आइटम्स को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें एक कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न का भी चर्चा में आया था। तो इस तरीके से जब भी कोई नई मदें शामिल की जाती हैं जीएसटी में तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये प्रश्न है, इसका भी आप आंसर दीजिएगा। अब चलिए हमारी जो अगली न्यूज़ है उस पर हम बात करते हैं। तो जो हमारी अगली न्यूज़ है ये बात करती है डीप ओशन मिशन के बारे में, है ना। अब जो भारत है, भारत अपने स्थलीय क्षेत्र पर तो अनुसंधान कर ही रहा है, साथ ही जो समुद्र के अंदर जो संसाधन हैं उनका किस तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाए, किस तरीके से उनका उपयोग अपने भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए किया जा सके, उसके लिए अनुसंधान और रिसर्च के लिए डीप ओशन मिशन ये लाया गया था। और अभी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि भारत के 2 एक्वानेट्स यानी कि 2 गोताखोरों ने काफी गहराई में जाकर के गोता लगाया है, इसको लेकर के चर्चा में है। तो अभी 2 एक्वानेट्स ने अटलांटिक महासागर के एक गए हैं 4025 मीटर और दूसरे गए हैं 5002 मीटर। ये हमारे 2 एक्वानेट्स गए हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी गहराई तक अभी तक भारत का कोई भी गोताखोर नहीं गया था। तो इसलिए हमारा ये चर्चा में है, और इससे क्या होगा कि भारत समुद्र के गहराई में जाकर के अन्वेषण करने में सक्षम भारत हो पाएगा, कि अब हम गहराई में जाकर के भी अन्वेषण कर पाएंगे और जो समुद्री संसाधन है उनका हमारे राष्ट्रीय हितों के उपयोग के लिए हम उस पर अनुसंधान कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये भी हमारा GS 3 से रिलेटेड है
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की जो उपलब्धियां हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक हमारा हो जाता है। ठीक है, तो मेंस में पूछने की संभावना इस पर है कि भारत जो चाहे वो डीप ओशन मिशन के बारे में हो, चाहे वो समुद्री क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन के बारे में हो, उसके संदर्भ में, साथ ही अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कल ही घोषणा की है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में, जो कि भारत का जो ईईजेड क्षेत्र है ना, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, उसमें समुद्री तेल और गैस के संदर्भ में एक्सप्लोर करने का वो काम करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये अभी क्या था जो गोता लगाया गया है दो प्रमुख गोताखोरों द्वारा। उसमें फ्रांस की समुद्री अनुसंधान संस्था IFREMER, इस संस्था की जो एक सबमर्सिबल है नौटाइल, है ना, नौटाइल के का उपयोग करके इतना गहराई तक हमारे गोताखोर गए थे। तो फ्रांस ने हमारी इसमें सहायता की है ना, फ्रांसीसी सबमर्सिबल नौटाइल ने हमारी सहायता की है। और जो इसका नेतृत्व है वो भारत की राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसका नेतृत्व, इस पूरे मिशन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो ये प्रमुख जानकारी इसकी हो गई। अब आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमने प्राप्त करने की हमने कोशिश की है। तो ये हमारे जो अभी हम समुद्रयान मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। समुद्रयान मिशन क्या है? ये डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है, जिसका लक्ष्य है कि भारत की जो सबमर्सिबल है मत्स्य 6000, ये 3 एक्वानॉट्स को लेकर के 6000 मीटर तक जाए। अभी जिस तरीके से ये एक सबमर्सिबल थी, ये नौटाइल, ये फ्रांस की सबमर्सिबल है, इसी तरीके से भारत अपनी खुद की सबमर्सिबल डेवलप कर रहा है। ये है मत्स्य 600, ये मत्स्य 600 है, ये इस पर माउंट होकर के इसे नीचे भेजा जाएगा और इसमें 3 एक्वानॉट्स कम से कम जाएं और वो 6000 मीटर पर जाकर के अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, ये इस समुद्रयान मिशन का लक्ष्य रखा गया है। और जो मत्स्य 600 है वो क्या है? जैसे मत्स्य 600 प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मत्स्य 600 अभी सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? तो ये चौथी पीढ़ी का वैज्ञानिक समर्सिबल है ना, ये 4th जनरेशन का समर्सिबल है जो कि समुद्र में सामान्य परिस्थितियों में 12 घंटे तक और आपातकालीन स्थितियों में 96 घंटे तक ये रह सकता है। तो ये भारत के द्वारा डेवलप किया गया है मत्स्य 6000। तो ये तो हो गया कि भाई हमने अभी जो हमारे 2 गोताखोर गए हैं वो उससे हमें क्या लाभ होगा, हमारे समुद्रयान मिशन को की तैयारी उससे हुई है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो डीप ओशन मिशन है वो क्या है, डीप ओशन मिशन जो है इसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इसे लाया गया था। और मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या हुआ कि इसका सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही इसका कार्य है, एक ही स्पेसिफिक कार्य है, वो है ओशन यानी कि समुद्र के गहराई में जाकर के इसे जांच करना, अन्वेषण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य और क्या क्या है इसके? महासागर में संसाधनों की खोज, जो महासागरीय क्षेत्र है उसमें संसाधनों की खोज, साथ ही उसके संधारणीय उपयोग के लिए जो संसाधन यहां से मिलेंगे उसके संधारणीय उपयोग के लिए डीप ओशन प्रौद्योगिकियों का विकास करना, कि यहां पर जो संसाधन मिल रहे हैं संसाधन की खोज करना और फिर उनके उपयोग के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना, जिससे कि हम उसका संधारणीय उपयोग उन संसाधनों का कर पाए। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू टूरिज्म के लिए भारत लगातार काम कर रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और प्रदूषण से निपटना भी इसका कार्य रहेगा, ताकि जो समुद्री प्रदूषण है उसको कम करने के लिए भी ये रिसर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। इसकी बजट और समय सीमा की अगर हम बात करें तो इसका बजट लगभग 4077 करोड़ रुपए का अनुमानित इसका बजट है और 5 साल तक ये जारी रहेगा, जिसको कि लगभग 4 साल तो इसे कंप्लीट हो चुके हैं, 2026 तक ये जारी रहेगा। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बताया था कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डीप वाटर अन्वेषण मिशन यानी कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की घोषणा इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि जो डीप ओशन मिशन है इसके प्रमुख 6 घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त समर्सिबल को लेकर के जाना। अभी जैसे मानवयुक्त समर्सिबल है समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000, वो इसका उद्देश्य है।
तो मानविक समरसिबल का विकास किया गया है, मत्स्य 6000 का विकास कर लिया गया है। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। समुद्र के गहरे समुद्रों में जो संसाधन पाए जाते हैं, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उसका खनन वहां पर हम कर पाएंगे। साथ ही महासागरीय जलवायु परिवर्तन पर सलाहकारी सेवाएं देना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो पूरी की पूरी हिंद महासागर और पर निर्भर करती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर निर्भर करती है। चाहे वो आईओडी हो, इंडियन ओशन डायपोल हो, चाहे वो ITCZ हो, चाहे हमारे मानसून की उत्पत्ति हो, चाहे वो हम अल्नीनो लानीना की बात करते हैं, वो सब कुछ ही समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारी हर तरीके से, वो चाहे जलवायु परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाना हो, चाहे मौसम को लेकर के आगे किस तरीके से हमारे मौसम में चेंज होगा, हमारी जलवायु में परिवर्तन होगा, इस पर अनुमान लगाना हो। सेम उसी तरीके से कि जो ब्लू इकोनॉमी है उससे तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण करना है कि गहरे समुद्र में जो जैव विविधता पाई जाती है उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा और यहाँ पर समुद्री मत्स्यिकी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पर हमें आर्थिक लाभ यहाँ पर हम ले पाएंगे उसका। और अगर घटकों की बात करें हम, तो अब यहाँ पर है कि गहरे समुद्रों का सर्वेक्षण और खोज करना, कि वहां का सर्वे करना कि जो गहरे समुद्र है वहां पर क्या क्या संभावित स्थल है उनका अन्वेषण करना। महासागरों के संसाधनों का आकलन करना कि कौन कौन से संसाधन किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही महासागर से ऊर्जा और स्वच्छ जल को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC, इसके माध्यम से जो महासागर के तटीय क्षेत्र हैं उससे किस प्रकार से हम अपतटीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकें, ये उसमें काम करेगा। साथ ही ये विलवणीकरण संयंत्र के रूप में भी जो समुद्री पानी है, समुद्री पानी को का जो, क्योंकि उसमें तो लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमारा जो सामान्य जल, जो पीने योग्य जल, स्वच्छ जल होता है, उसमें लवणता की मात्रा नहीं होती, तो उस समुद्री जल का विलवणीकरण करना इसका उद्देश्य है। साथ ही महासागरीय जीव विज्ञान के लिए अत्याधुनिक मरीन स्टेशन बनाना, है ना। जिस तरीके से स्पेस स्टेशन होता है उसी तरीके से समुद्रों में अत्याधुनिक मरीन स्टेशन बनाने का यहाँ पर बात की गई है, जिससे कि अनुसंधान और औद्योगिक का उपयोग, अनुसंधान हम कर पाए लगातार। साथ ही ऑन साइट व्यापार इंक्यूबेटर सुविधाएं वहां पर दी जा सकें, है ना, ताकि जो वहां पर जो गोताखोर जाते हैं या जो अन्वेषणकर्ता रिसर्च करने वाले लोग जाते हैं वो वहां जाकर के आराम से रुक पाएं और वो लगातार अपनी रिसर्च वहां पर कर पाए, ये उसका प्रमुख उद्देश्य होगा। ठीक है, तो अब ये जो न्यूज है इस पर हमने बात कर ली। अब ओशन मिशन को लेकर के या ओशन एक्सप्लोरेशन को लेकर के UPSC द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, जो कि पूछ रहा है कि वैश्विक सागर आयोग यानी कि ग्लोबल ओशन मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड, है ना, संस्तरीय यानी कि समुद्री जो सीबेड है उसका खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान वैश्विक सागर आयोग द्वारा किया जाता है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मृदा खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री अधल स्थल पर उपलब्ध होते हैं, यानी कि समुद्री जो सीबेड होता है उस पर ये पाए जाते हैं। तो अब ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है वो आप यहाँ पर अपना आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है डीप ओशन मिशन के बारे में। चलिए हमारी जो फोर्थ न्यूज उस पर हम बात करते हैं। भारत ने अभी हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन को शुरू किया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त का जो उनका भाषण था, उस भाषण में उन्होंने इस मिशन की घोषणा की है। इसमें जो भारत में एक बड़ी समस्या इस समय हो रही है, अवैध प्रवासन की समस्या, उसके समाधान के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब अवैध प्रवासन से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन यहाँ पर लाया गया है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें हम, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, साथ ही भारत की जो एकता और अखंडता है उसकी सुरक्षा करना इस मिशन का यहाँ पर उद्देश्य है। अगर इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो GS3 का जो हमारा टॉपिक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, चुनौतियां और उनका प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, चुनौतियां और उनका प्रबंधन, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ये टॉपिक हो जाता है। इस पर प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो अवैध प्रवासन को लेकर के हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सीमा सुरक्षा है उसके बारे में प्रश्न हो, ऐसे UPSC ने प्रश्न पूछे हैं, उस पर हम आगे देखेंगे भी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो अवैध प्रवासन है उससे समस्याएं क्या होती हैं, है ना। तो अगर अवैध प्रवासन के बहुआयामी प्रभावों की बात करें
तो सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्तर पर जो प्रभाव होते हैं उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जनसांख्यिकी में बदलाव हो जाता है कि जिस भी क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवासित जो लोग हैं अगर वो जाएंगे तो उस क्षेत्र की जनसांख्यिकी यानी कि वहां की जो डेमोग्राफी है उसको वो बदल देंगे। ठीक है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि असम और बंगाल में लगातार इससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं और उनके बीच में जो अवैध प्रवासी हैं उनके बीच में टकराव हो रहा है। इससे जो एक असंतोष की भावना है वो उत्पन्न होती है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बनता है कि जो भारत द्वारा जो कल्याणकारी सेवाएं हमारे नागरिकों के लिए चलाई जा रही हैं उसका जो अनुचित लाभ है वो अवैध प्रवासी भी उठाते हैं। इससे कि जो वास्तविक लाभ भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बनता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, आवास को लेकर के हो, सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हो, तो वो उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता है भारत के नागरिकों को। साथ ही श्रम बाजार में गड़बड़ी होती है कि जो अवैध रूप से प्रवासी जो लोग होते हैं अवैध रूप से जो भारत में आते हैं वो उस क्षेत्र में आकर के जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो भारत के जो अनस्किल्ड लेबर हैं उसकी जॉब वो खा लेते हैं, उसकी जॉब को वो नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर वहां का जो पारिश्रमिक उन्हें मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि अवैध रूप से प्रवासित लोग कम पारिश्रमिक में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भारत के जो वहां के नागरिक हैं उनको इससे नुकसान पहुंचता है। साथ ही यहाँ पर भूमि अतिक्रमण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली के आसपास एनसीआर क्षेत्र में हो, अभी आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर अचानक से ही जो हाउस हेल्प हैं उनकी संख्या में अचानक से कमी हो गई थी क्योंकि वहां पर गुरुग्राम सरकार द्वारा एक ड्राइव चलाया गया था जिसमें कि अवैध प्रवासी लोगों को वापस उनके देश में भेजा जा रहा था। तो ऐसे आकर के वो अवैध रूप से आकर के भारत में कहीं भी बस जाते हैं, वो भूमि का अतिक्रमण करते हैं जिससे कि वो हमारी कृषि भूमि को भी नुकसान होता है, वन भूमि को नुकसान होता है। साथ ही वो सामाजिक अशांति फैलाने का भी वो इससे सामाजिक अशांति भी यहाँ से इस सब कार्यों से फैलती है। ठीक है, अब अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले तो आतंकवाद से संबंधित ये हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कई जगह पर जो अवैध रूप से प्रवासित लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। ठीक है, वो चरमपंथी समूहों द्वारा कमजोर प्रवासी समुदायों का शोषण करना, उन्हें अपने समूह में भर्ती करना और कट्टरपंथी बनाने का जोखिम यहाँ पर लगातार बना रहता है। चाहे वो रोहिंग्या से संबंधित मामला हो, है ना, हमने उसकी लेकर के चुनौतियां देखी हैं। साथ ही सीमा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो सीमा है, जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर का उपयोग तस्करी के लिए या फिर मानव तस्करी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है कि जब अवैध प्रवासी आकर के किसी क्षेत्र में बसेंगे तो वहां की वो डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। हो सकता है कि वो किसी दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय से जुड़ाव रखते हों और वो वहां आकर के अपने संप्रदाय को फैलाने की कोशिश करेंगे। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हमने अक्सर अभी देखा कि असम में, बंगाल में हम इस तरह का लगातार घटनाएं सुनते ही हैं। रोहिंग्या एक बड़ी समस्या भारत के सामने अभी कुछ साल पहले तक था। ठीक है, साथ ही इनका राजनीतिक शोषण भी यहाँ पर हो सकता है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको चुनाव में उनका उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो फर्जी वोट है, चाहे वो वोटर आईडी उन्हें प्रोवाइड करना हो, वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाना हो, तो इससे राजनीतिक रूप से उनका लाभ उठा करके जो राजनीतिक दल है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे उनका राजनीतिक शोषण यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि प्रभावी नीतियां बनाने में, क्योंकि ये जो लोग हैं वो भारत के विकास के लिए वोट दें ऐसा जरूरी नहीं है, तो इससे जो नीति निर्माण है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। तो ये हमने टोटल यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या प्रभाव इनके हो सकते हैं। अब इस पर क्या कार्य किया जाना चाहिए, जो क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हम बात करें तो सबसे पहले सीमा प्रबंधन को यहाँ पर हमें मजबूत करना होगा। जो हमारी सीमा है, चाहे वो बंगाल के साथ हो, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे म्यांमार के साथ हो, वहां पर हमें सीमा प्रबंधन पर, जो सीमा पर बाड़ लगाई जाती है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर कैमरा के द्वारा जो स्मार्ट फेंसिंग है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। साथ ही ड्रोन, सेंसर और एआई का उपयोग करके सीमा की स्मार्ट निगरानी की जानी चाहिए ताकि कोई भी अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। साथ ही राष्ट्रीय शरणार्थी कानून यहाँ पर बनाया जाना चाहिए कि जो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को लेकर के अलग कानून है और अवैध प्रवासियों को लेकर के अलग कानून होना चाहिए, जिससे कि जो अंतर है शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के बीच में, वो अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगा। ऐसा ही कानून बनाया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि जो शरणार्थी आ रहे हैं
उन शरणार्थियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड हो, ताकि ये हम स्पष्ट अंतर कर पाए कि कौन शरणार्थी है और कौन अवैध प्रवासी है, जिससे कि पहचान में उनकी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। अगर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा तो उनकी हम पहचान कर पाएंगे। साथ ही भारतीय नागरिकों को एक राष्ट्रीय पहचान पत्र यहाँ पर दिया जाना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर दिया जाना चाहिए, चाहे वो एनआरसी को लागू करना हो, जल्द से जल्द एनआरसी को लागू किया जाए और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक प्रदान किया जाए, जिससे कि भारतीय नागरिकों, अभी तक हमारे पास नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। अगर नागरिकता प्रमाण पत्र होगा तो हम भारतीय नागरिकों को अलग से पहचान वहां पर कर पाएंगे। इससे अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा है उसको काफी हद तक वो रहेगा। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने पहले जो बात की वो राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों की बात की थी। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कानूनी और कूटनीतिक उपाय का उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो बांग्लादेश और म्यांमार से ही हमारे अक्सर अवैध प्रवासी हम देखते हैं भारत में आते हैं, तो सार्क और बिम्स्टेक जैसे मंचों का उपयोग करके हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ समझौता करें कि वो उनके जो अवैध प्रवासी भारत में हैं उनको हम प्रत्यावर्तन उनका कर सकें, है ना। द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन का समझौता यहाँ पर किया जाना चाहिए। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसके मूल देश में वापस भेजना। अगर कोई अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश कर गया है कोई व्यक्ति, तो उसको वापस उसके मूल देश में भेजना, इसे प्रत्यावर्तन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्तन के साथ साथ में अवैध प्रवासन के प्रबंधन के संदर्भ में, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त हो, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन हो, इनके साथ मिलकर के भारत को काम करना चाहिए, जिससे कि अवैध प्रवासी जो हैं, जो भारत में अवैध रूप से आकर के रह रहे हैं, उसका प्रबंधन हम कर सकें और भारत के जो राष्ट्रीय हित है उनको हम सुनिश्चित कर पाए। ठीक है। अब अगर हम इस पर प्रश्न की बात करें तो 2016 में इस पर प्रश्न पूछा गया है, सीमा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको लेकर के, कि दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ क्षेत्रों के साथ, कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियां और रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सीमा प्रबंधन के बारे में ये प्रश्न है आपका, इसका क्या रूपरेखा होगी, कैसे इसे लिखना चाहिए, वो आप आंसर लिखिएगा इसका। साथ ही 2020 में भी इस पर एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए, कि इससे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आतंकवाद या हिंसावादियों को प्रोत्साहन जो मिलता है उसको यहाँ पर बात की जानी चाहिए। और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए, कि किस तरीके से उन्हें मुख्य धारा में ला करके भारत के विकास के साथ उन्हें जोड़ा जा सके, ताकि उनकी जो असंतुष्टि है उसको दूर किया जा सके। इसके बारे में यहाँ पर बात आपको करनी है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को भारत में सुधार हुआ है। भारत की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसमें सुधार हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा जो भारत की क्रेडिट रेटिंग थी उसमें सुधार किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से BBB कर दिया है, ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी कर दिया है। और ये छोटी अवधि की जो रेटिंग है ना, वो लंबी अवधि की रेटिंग थी, और छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से अब A2 कर दिया गया है ना। और साथ ही भारत के जो आउटलुक है, भारत की इकोनॉमी है, उसको स्थिर यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। ये हमारे मेंस के तो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में इस पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी कि 2007 के बाद से अब जाकर के भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। 2007 में भारत को BBB माइनस का इन्वेस्टमेंट ग्रेड का अपग्रेड किया गया था। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या होता है अभी हम आगे जानेंगे, है ना। और ये जो अपग्रेड है वो क्यों मिला है? भारत की अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता, सार्वजनिक व्यय की बेहतर गुणवत्ता और मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय और बाहरी बैलेंस शीट को दर्शाता है कि अब जो भारत जो ये क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है, इससे भारत अपनी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही वो जो भारत का सार्वजनिक व्यय है उसको बेहतर, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना चाहता है। साथ ही कॉर्पोरेट को मजबूत करना चाहता है। अब अगर हम बात करें कि जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है ये क्या होती हैं, तो ये जो रेटिंग्स होती हैं ये किसी भी देश या फिर संप्रभु संस्था का अगर वो ऋण लेती है तो वो ऋण कितने अच्छे तरीके से या कितने कम समय में वो चुका पाएगी, इसको लेकर के जो रेटिंग दी जाती है उसे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। जैसा आप या हम एक आम नागरिक या एक आम व्यक्ति या एक आम कंपनी वो अगर किसी बैंक से जब लोन लेने जाती है
तो उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जिसे हम अक्सर सिबिल स्कोर के रूप में जानते हैं कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है या कंपनी है वो उसे कितने अच्छे तरीके से वो या वापस उसे करने कब तक वो कर पाएगा, तो उसको लोन देना कितना जोखिमपूर्ण है, इसके संदर्भ में ये क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। उसी तरीके से जो देश है संप्रभु क्रेडिट रेटिंग या सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, वो किसी देश या संप्रभु संस्था को वो दी जाती है। ठीक है, तो किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन जो किया जाता है वो इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है कि उसकी क्षमता तो है ही और उसकी इच्छा शक्ति भी साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऋण लेने की क्षमता तो उसमें है, ऋण वो चुका सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं रखता, तो इसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। जो प्रमुख सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें S&P, फिच, मूडीज, ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। और जो रेटिंग ग्रेड है, अभी हमने जो बात की थी इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेकुलेटिव ग्रेड। जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इसका मतलब होता है कि उस देश के अंदर जो ऋण दिया जाएगा उसका जोखिम कम है ना, यानी कि उस देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको ऋण दिया जा सकता है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। स्पेकुलेटिव ग्रेड जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो देश है वो कर्ज चुकाने में चूक ज्यादा करते हैं, यानी कि वहां पर जो जोखिम है वो ज्यादा होता है, तो वो स्पेकुलेटिव ग्रेड होता है। तो भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग जो S&P और फिच है वो जारी करता है, ये सबसे कम है, BBB- से लेकर सबसे ज्यादा है AAA, जबकि जो मूडीज है वो Baa3 और AA ये उसकी रेटिंग होती है ना। जैसे अगर हम 10 से 1 पर जाएं कि 10 सबसे खराब रेटिंग है, 1 सबसे अच्छी रेटिंग है, उसी तरीके से जो BBB- है ये सबसे खराब रेटिंग है और सबसे अच्छी रेटिंग है AAA। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत जरूरी नहीं है, ये एक सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से था कि भारत को अभी लंबी दूरी तय करनी है अपनी क्रेडिट रेटिंग को सुधार करने के लिए। ठीक है, अब इस पर अगर हम और बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो बाजार जो पूंजी बाजार है उससे उधार लेने में हमें मदद मिलेगी। अगर हमारी रेटिंग अच्छी होगी तो जो कर्ज है, कर्ज लेने की लागत, यानी कि हमें कम ब्याज पर ऋण मिल पाएगा, कर्ज लेने की लागत में वृद्धि होगी। साथ ही उच्च रेटिंग से विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा कि इस देश में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो वो लाभ हमें मिलेगा। अगर हम इससे जुड़े मुद्दों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्रेडिट जो रेटिंग प्रक्रियाएं हैं उसमें पक्षपात होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता को लेकर के हो, चाहे वो भाषाई विविधता को लेकर के हो, तो वो उस तरह के पक्षपात यहाँ पर देखे जाते हैं। हितों में टकराव, अब जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं ये किस देश में काम कर रही हैं, किस देश का इन पर ज्यादा प्रभाव है। ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये ऋण भी प्रदान करती हैं, तो किन देशों ने अच्छा ऋण लिया हुआ है, किन देशों ने ऋण नहीं लिया हुआ है, इस तरह के जो हितों का टकराव है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही रेटिंग सीलिंग की भी एक चिंता है। रेटिंग सीलिंग क्या होती है, मान लीजिए कि किसी देश को जो रेटिंग मिली हुई है तो उस देश के अंतर्गत चाहे कोई भी कॉर्पोरेट संस्था हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा वो काम कर रही हो, चाहे कितनी अच्छी उसकी क्रेडिट रेटिंग हो, लेकिन फिर भी उसे उस देश की क्रेडिट रेटिंग से अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं दी जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कि अभी भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB है, जो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो भारत का टाटा ग्रुप है ये इसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी और इच्छा शक्ति भी दोनों ही अच्छी है, लेकिन फिर भी इसको BBB से ज्यादा अच्छी रेटिंग नहीं दी जा सकती। जिससे कि अब जो टाटा अगर किसी विदेशी बैंक से या विदेशी संस्था से अगर वो ऋण लेना चाहे तो वो उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वो भारत से ज्यादा अच्छी रेटिंग उसको नहीं मिल सकती है। तो ये एक मुद्दा है कि जो अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छे तरीके से अपने फाइनेंसेस को वो हैंडल कर रही है, तो उसको भी उतनी ही रेटिंग मिलेगी जितनी की उस देश को मिली हुई है। ठीक है, तो ये है कि इस विचार से संबंधित है कि किसी कॉर्पोरेट संस्था को उस देश की तुलना में उच्चतर रेटिंग नहीं दी जा सकती जिसमें वह स्थित है। इससे उस देश के घरेलू बाजार के विकास में बाधा आ सकती है, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां हैं वो अच्छे से जो हमारी कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं उनको ऋण नहीं देंगी। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है, इसमें निष्पक्ष होना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट संस्था है उसको देखा जाए, ना कि उस देश की क्रेडिट रेटिंग को देखा जाए। तो ये एक मुद्दा है। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग हो चुकी है। अब क्रेडिट रेटिंग पर यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग से संबंधित तो नहीं है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से संबंधित है।
तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। आईसीआरए नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साक्ष्य क्षमता निर्माण एजेंसी है। तो ये भारत के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उसके बारे में ये प्रश्न आपका है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रेडिट स्कोर है वो एक देश का भी होता है, साथ ही एक व्यक्ति का भी, एक कंपनी का भी, एक कॉर्पोरेट संस्था का भी वो होता है। चलिए हमारी जो अन्य सुर्खियां हैं उस पर हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली जो शॉर्ट न्यूज़ है वो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की भी वहां पर स्थापना नोएडा में की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों, ये नोएडा अथॉरिटी क्या है? तो दिल्ली एनसीआर में अभी तक यहाँ पर नोएडा में कोई भी निर्वाचित सरकार यहाँ पर नहीं है, और जो नोएडा अथॉरिटी है इसको उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 यानी कि आपातकाल के समय से बनाया गया था, और इसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाने की बात क्यों की जा रही है, इसी एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक डीडी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दिल्ली में दिल्ली नगर निगम है। दोनों के कार्य बटे हुए हैं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो विकास के कार्य करती हैं, अवसंरचनात्मक विकास के कार्य करती है मुख्य रूप से। उसमें वो भूमि अधिग्रहण करना, उसके बाद जो वहाँ पर जो सड़क निर्माण होना है या फिर कोई बिल्डिंग बननी है या फिर पुल का निर्माण होना है, ये सारे कार्य डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। जबकि जो आम नागरिकों के दैनिक प्रतिदिन वाले जो कार्य होते हैं, जैसे उनकी स्वच्छता के संदर्भ में है, साफ सफाई के बारे में है, स्वच्छ पेयजल के संदर्भ में है, ये सारे काम जो है वो नगर निगम द्वारा किए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अभी तक क्योंकि जो नगर निगम के कार्य हैं वो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो उतने बेहतर तरीके से नोएडा में नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वहां पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बनाया जाना चाहिए, जो कि वहां पर आम नागरिकों की सुविधा के संदर्भ में उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वो कार्य करेगी। अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया जाता है। बड़े शहरों का मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो 10 लाख की दी गई है कि 10 लाख से अधिक की जो आबादी होगी वहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को बनाया जाएगा। और नोएडा द्वारा 2010 में ही 10 लाख की आबादी को प्राप्त कर लिया गया था। तो आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से ये मामला लंबित है, और संबंधित राज्य विधायकों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ना। ये जो हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, उसके तहत राज्य विधायिकाओं को ये अधिकार दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 3 मुख्य प्राधिकरण यहाँ पर होते हैं। पहला परिषद होता है जो उसकी विधायी शाखा होती है, जो उसके नीति निर्माण के संदर्भ में कार्य करती है। स्थायी समितियां होती हैं जो कि परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाती हैं, और वहां पर एक आयुक्त होते हैं जो कि मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में वो कार्य करते हैं। अब अगर अगली न्यूज की बात करें तो जो अगली न्यूज है हमारी वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में, है ना। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो अपना भाषण दिया है उसमें उन्होंने सिंधु नदी जल पर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो अपना फैसला दिया था उसे असंतोषजनक, अन्यायपूर्ण उन्होंने बताया है, ठीक है। तो उसको, उस फैसले को हमने खारिज कर दिया है। तो ये हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्य क्या है कि ये विवाचन या फिर मध्यस्थता जैसे माध्यमों से 2 देशों के बीच का जो विवाद है उसको निपटाने का ये काम करता है। इसकी स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति अभिसमय के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कन्वेंशन जब हुई थी, ठीक है। इसके पक्षकारों की बात करें तो भारत सहित 125 देश इसके पक्षकार हैं, और इसका मुख्यालय पीस पैलेस नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड की राजधानी द हेग में ये स्थित है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अब अगर हम अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है, इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और इसे लॉन्च कैसे किया गया है? G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, जो कि ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ है। जो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप है वो एक बहुत हितधारक कार्रवाई नेटवर्क और अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधन के न्याय संगत, संधारणीय और कुशल प्रबंधन के लिए कार्य करना। और इसका जो लक्ष्य है
वो लक्ष्य है कि 2030 तक जल सुरक्षा के लिए $15 बिलियन का निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। और ये विश्व भर में जल सुरक्षा में निवेश के लिए राजनीतिक समर्थन और वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय फोरम के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमारा GWP हो गया। अब हम अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जब भी कहीं पर कुछ विवाद की बात होती है या कहीं पर संघर्ष की बात होती है, मानवता को जहां खतरा होता है, वहां पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का आपने अक्सर न्यूज़ में इसे पढ़ा होगा। जैसे पहले गाजा के संदर्भ में था, अभी इराक के संदर्भ में ये फिर से चर्चा में आया है। ठीक है, तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स सैन, जिसका नाम है मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स, है ना, ये फ्रांस फ्रेंच नेम है ये, क्योंकि ये फ्रांस में ये संस्था बनी थी। इसमें इराक में आवश्यक देखभाल सेवा प्रदान करके वहाँ की जो स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की जो मौजूदा कमियां हैं उनको दूर यहाँ पर कर रहा है। ये इराक में मतलब ये काम कर रहा है इस समय। अब अगर हम इसकी बात करें डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है ना, किसी भी संस्था से ये जुड़ा हुआ नहीं है। 1971 में फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? वो नाइजीरिया के बियाफ्रा क्षेत्र में युद्ध और अकाल के कारण जो वहां पर मानवता को लेकर के जो खतरा उत्पन्न हुआ था, उस संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य फोकस है वो है त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष रूप से आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करना, है ना। और कई महाद्वीपों पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से मानवीय कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स पर यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुकी है। अब फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में या फिर किसी और संदर्भ में भी इसे पूछा जा सकता है। साथ ही अगर आपको कहीं पर जीएस में किसी आंसर में या फिर एसे में इसे लिखने का मौका मिले तो जरूर इसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा। ठीक है, अब अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में। सेम वही कि जो भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की भी घोषणा उन्होंने की है। अब ये क्या है? इसका उद्देश्य है कि 2035 तक देश के जो अति महत्वपूर्ण असैन्य और रक्षा अवसंरचनाएं हैं उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जो अति महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, जितनी भी भारत की अति महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, चाहे वो जैसे IITs हैं, IIMs हैं, या फिर और जो अलग अलग रिसर्च संस्थान हैं, चाहे भारत की विधानसभाएं हों अलग अलग राज्यों की, या राज्यों की अलग अलग गवर्नेंस की बिल्डिंग्स हों, ये सारी जो अति महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं उनके लिए व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा की ये एक पहल होगी। इसके तहत अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा कि वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो सुरक्षा है वो की जा सके। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य न केवल दुश्मन के हमले को बेअसर करना है, हमले को बेअसर करना तो है ही, उसके साथ साथ में उसका प्रभावी और सटीक जवाबी हमला भी करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसे त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा जवाबी हमले के लिए डिजाइन किया जाएगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता इससे और अधिक मजबूत होगी, ये इसका लाभ होगा। ठीक है, तो इसको डेवलप किया जाएगा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में अमेरिका के अलास्का में वो मिले हैं, तो अलास्का भी चर्चा में रहा। ठीक है, तो अलास्का क्यों चर्चा में है? मैंने बताया भी आपको, यूएस और रूस के राष्ट्रपति रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं को लेकर के अलास्का में उन्होंने बैठक की। तो अलास्का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक प्लेस के रूप में। अगर इसकी बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक रूप से असंबद्ध क्षेत्र है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अवस्थित है। जैसे ये जो है ये पूरा यूएसए का मेन लैंड है ना, ये यूएसए का मेन लैंड है ये। ठीक है, तो ये यूएसए का मेन लैंड है और ये अलास्का है। ठीक है, तो अलास्का और यूएसए के मेन लैंड के बीच में कनाडा आ जाता है। तो ये भूमि रूप से, भौगोलिक रूप से ये असंबद्ध है, जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में हम देखें तो सबसे पहले 1867 में रूस से यूएसए ने इसे खरीदा था। ठीक है, इसकी समुद्री सीमाओं की बात करें तो उत्तर में यहाँ पे ब्यूफ्रोट सागर है, यहाँ पर ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये बेरिंग सागर है इस तरफ। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ से इंटरनेशनल डे लाइन गुजरती है ना, और यहाँ पर ये चुकची सागर यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ बताया भी गया है जैसे इसकी समुद्री सीमाएं हैं, उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक सागर महासागर है, दक्षिण में अलास्का की खाड़ी है,
प्रशांत महासागर है, बेरिंग सागर है और उत्तर पश्चिम में चुक्ची सागर है ना। तो ये इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हो गई। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 85% जो ये, क्योंकि आर्कटिक सर्कल में अवस्थित है ये, तो 85 जो % क्षेत्र है वो हमेशा यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट से यानी कि परमानेंट बर्फ से ये ढका हुआ होता है ना। और यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स और अरोरा बोरियलिस यहाँ पर अलास्का से हमेशा दिखाई देती हैं। तो ये नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं ना। एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, ये हमारे वायुमंडल में जो वायु होती है उसके आयन के द्वारा जब वो आयनित हो जाती है, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उससे ये नॉर्दर्न लाइट्स वहाँ पर सूर्य के प्रकाश या फिर जो रात को चंद्रमा का प्रकाश आता है उससे ये बनती हैं। दिखने में ये काफ़ी सुंदर होती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न लाइट्स हो गई हमारी, ठीक है। आप यूट्यूब पर इसके लेकर के वीडियो देख सकते हैं। अब श्रीलंका और भारत में एक नौसेना अभ्यास यहाँ पर किया गया है दोनों सेनाओं द्वारा, ठीक है। तो भारत का नौसैनिक जहाज INS राणा और INS ज्योति ने कोलंबो में श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण में यहाँ पर भाग लेने वाले हैं वो। और INS राणा जो है निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS ज्योति जो है वो फ्लीट टैंकर है, ठीक है। उसमें जो है मुख्य रूप से ये मिसाइल विध्वंसक है INS राणा, और INS ज्योति है वो उसमें हमारे जो नौसैनिक है वो वहाँ पर जाते हैं, फ्लीट वहाँ पर जाती है, ठीक है। अगर हम इस स्लाइड नेक्स्ट की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना, और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य वही कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में संचालन और समन्वय को सुनिश्चित करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है। अगर इसके महत्व की बात करें तो ये अभ्यास भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है, साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक समग्र उन्नति यानी कि महासागर सिद्धांत जो है उसके लिए भारत के लिए ये लाभदायक है। तो ये हमारा नौसैनिक अभ्यास एक हो गया। अब मक्का चर्चा में रही, तो मक्का क्यों चर्चा में रही कि भारत में मक्का की खेती में विस्तार हुआ है, जिसका प्रमुख कारण है एथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना। अभी आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। तो उस संदर्भ में अब क्योंकि एथेनॉल का निर्माण जो है वो मक्का के द्वारा ही किया जाता है, तो मक्का की मात्रा यहाँ पर बढ़ रही है। अगर मक्का की बात करें तो ये खरीफ फसल है, ठीक है। मक्का के अलावा और कौन कौन सी खरीफ फसल है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। साथ ही इसके अगर तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर मृदा देखें तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरीके से उगती है। बिहार में ये मक्का रबी सीजन में भी होती है, क्योंकि वहाँ पर उस समय टेम्परेचर लगभग ये विद्यमान रहता है। ये एक प्रकार की खाद्य फसल है और पशु चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मक्का कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। और निर्यात के संदर्भ में भारत में से मुख्य रूप से वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड में इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो मक्का के संदर्भ में जैसे इस बार जो हल्दी के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया UPSC में, इससे पहले कॉफ़ी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में भी UPSC अब जो विभिन्न फसलों के बारे में प्रश्न पूछ रही है। तो ये हमारी जो अन्य सुर्खियाँ थी वो हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हमारे सुर्खियों में रहे स्थल की। तो आज का जो हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है वो है टोंगो, है ना। टोंगा है, इसकी राजधानी क्या है, नुकुलोफा। तो ये टोंगा कहाँ पर क्यों चर्चा में रहा, तो टोंगा में लगभग 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं, ठीक है। टोंगा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये न्यूजीलैंड है, ये हमारा प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अवस्थित है, ठीक है। और इधर फिर यहाँ पर जाकर के USA वो अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में और मकर रेखा के थोड़ा ऊपर ये अवस्थित है। अगर ये बात करें यहाँ तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं, टोंगा टापू, हाआपाई और वावाऊ, है ना। ये प्रमुख यहाँ पर मुख्य द्वीप हैं। और टोंगा जो है वो राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सदस्य मतलब कि यहाँ पर पहले यूरोप के प्रमुख शक्ति जो थी ब्रिटेन, उसका यहाँ पर शासन रहा था, ठीक है, इसलिए वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है।
राष्ट्रमंडल के और कौन से सदस्य हैं, क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कमेंट में बताइएगा आप। अब अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो हाअपाई द्वीप समूह में काओ द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जलवायु यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है जो कि व्यापारिक पवनों द्वारा नियंत्रित होती है। साथ ही यहाँ पर दक्षिण प्रशांत अभिसरण क्षेत्र यहाँ पर बनता है और साथ ही अल नीनो का यहाँ पर दक्षिणी दोलन ENSO का प्रभाव भी यहाँ की जलवायु पर पड़ता है, क्योंकि ये एकदम समुद्र के बीच में अवस्थित है ना। अगर ये टोंगा टापू, इसका जो प्रमुख जो द्वीप है वो टोंगा टापू है। ठीक है, तो ये एकदम समुद्र के बीच में अवस्थित है, तो समुद्र की विभिन्न क्रियाओं से इसका ये प्रभावित होता है। ठीक है, और टोंगो में कोई भी नदी नहीं बहती है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। UPSC इस पर हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो अब चलिए, हमने आज के जो प्रमुख खबरें उन पर बात कर ली है। अब आज के जो प्रमुख प्रश्न है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ही आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से संबंधित है। ये 2 स्टेटमेंट उसके बारे में दिए गए हैं, ये बताइएगा इसमें से कौन कौन सा सही है। अगर सेकंड न्यूज़ की बात करें तो सेकंड न्यूज़ भी डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स के बारे में है ना, कि इस बारे में कौन सा कथन सत्य है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्य रूप से युद्ध, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन चिकित्सकीय सेवा प्रदान करता है। नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यह न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय अवस्थित है और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। इसमें से कौन सा सही है वो बताइए आप जरूर कमेंट करके। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री द्वारा जो सुदर्शन मिशन की घोषणा की गई है, सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की गई है, उसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताइएगा। अगर फोर्थ क्वेश्चन को हम देखें तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो आज की हमारी पहली खबर थी, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप बताइए कमेंट में। अब अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो हमारी जो अगली जो क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, वो GST के बारे में है ना। GST के बारे में, GST को 2017 में 102वें संविधान संशोधन ना, याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट CGST और SGST के बारे में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताइएगा। अगली जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो मक्का के बारे में है, कि मक्का के बारे में ये 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमने आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हमने समझा। आशा है आप इस सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। अब इसी तरीके से हम अगले सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे सोमवार को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।